Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, Viva. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Viva. Good morning. हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने बेटा सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लिया। सेंटर ऑफ मास के बाद में हम लोगों ने कल इसमें देखा था कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों की डिफाइंस एंड तीनों के रिलेशंस। dl by dt इक्वल्स टू टॉर्क होता है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा का। ठीक है, ये हम लोग सब देख चुके हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बताया था आपको बेटा कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ mv स्क्वायर था। सेकंड होती है रोटेशनल, जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई थी। और आज थर्ड है, बच गई जो, कौन सी है थर्ड? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी देखना, ढंग से समझना। रोलिंग है ना, रोलिंग में क्या होता है बेटा? रोलिंग में जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट तो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करता ही है, लेकिन उसके जो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस पास हो रही है, वो एक्सिस भी इस बार क्या करती है? रोटेट करती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? सर्कुलर पाथ, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब क्या आएगी? लीनियर वेलोसिटी। और ये एक्सिस भी रोटेट कर रही है, तो ये कौन सी होगी एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो होती होगी वो सम होती होगी किस किस का? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। दोनों अगर पॉसिबल है तब वो होता है रोलिंग केस। तो क्या हो जाएगा? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी is the sum of translational kinetic energy plus rotational kinetic energy। कितना आ जाएगा? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KER, R stands for रोलिंग। ट्रांसलेशन कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो, तो हम लोग चाहो तो इस v को चेंज कर दो, चाहे तो इस ओमेगा को चेंज कर दो। हम लोग फैमिलियर किसके हैं? हाफ mv स्क्वायर के हैं, तो उस हाफ mv स्क्वायर को हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी R इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह देखो मूविंग कर रहा है, तो बिकॉज v इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। क्लियर? अगर आप लोग यहाँ आर कैपिटल आर ले लो तो देखो ये कैपिटल आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा? वी बाई आर। कितना आ जाएगा? हाफ आई ओमेगा की जगह लिख दो वी बाई आर, तो कितना बचा? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड चीज आई, ये जो आई होता है वो क्या है? ये होता है यहाँ पर देखना हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ। अब ये जो i है ना बेटा, ये i होता है यहाँ पर, क्या होता है? i mr स्क्वायर होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन इस बार ये जो mr स्क्वायर है, इस r की जगह यहाँ पर लिख रखा है k स्क्वायर। ये k क्या है? ये k भी क्या है आपके पास में? r का था वहां रेडियस, यहाँ k भी क्या है? रेडियस, लेकिन इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ये वर्ड क्या है? नया वर्ड आया बिल्कुल आप लोगों के माइंड में और सामने बोर्ड पे, गायरेशन। गायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? गायरेशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी सर्कुलर पाथ के मूविंग करता है, तो सर्कुलर पाथ के मूविंग करेगा तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। तो रेडियस अगर फिक्स है तब तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं?
डायरेक्ट लिख सकते हैं mr², ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होगी। तो ये बोलता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होगी तो क्या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे ना। तो क्या करते हैं बेटा, अगर आप लोगों के पास में जैसे नंबर है, डायरेक्ट नंबर है कि x की वैल्यू 50 है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख लोगे x की जगह 50। लेकिन अगर आपके पास मैंने दे दिया x की वैल्यू 50 भी है, 45 भी है, 47 भी है, 43 भी है, 42 भी है, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिख दी, और अब आपको बोला जाए कि x की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर इतनी सारी वैल्यूज हैं, तो क्यों ना हम लोग इसका मीन निकाल लें। मीन निकाल लेंगे तो वही हमारा एक x आंसर आ जाएगा। क्या एग्री करते हो क्या इस चीज से? बोलो यस और नो। क्लियर है ना भाई? जब डिफरेंट वैल्यूज होती है और हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली हमारा फोकस होता है नेक्स्ट कि हम लोग उसका मीन निकाल करके वो निकालें, तो हमारे पास एक x की एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी जो सबके लिए एप्लीकेबल होगी। सेम यहाँ पर भी वही है कि अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तब तो आपको पता ही है कि रेडियस होगी हमारे पास, तो r लिख लोगे आप लोग। लेकिन बेटा जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगी, उन सब का रेडियस आप लोग लिख नहीं पाओगे आर की फॉर्म में। तो उस जगह पर आपको एक सिंबल यूज कर रखा है के, उस के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर मूविंग करता है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस जो होती है उन सबको बोलते हैं क्या? गायरेशन। ओके, तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, आप लोगों के पास में सिंबल आ गया एम के स्क्वायर, और ये हो गया वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया देखो के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल। ये आप लोगों के पास में काइनेटिक एनर्जी आई है ऑफ द रोलिंग मोशन। तो बहुत इजी सा है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने ओमेगा को लिख लो चाहे वी को लिख लो, आपकी चॉइस है। यहाँ अगर ओमेगा लिखते हो तो आप लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अगर आप लोगों ने हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, इसकी जगह चेंज कर दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, उसमें कोई इशू है नहीं। नया क्या सीखा इसके अंदर? नया सीखा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस जो है इस बार रेडियस नहीं है, इस बार रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखते हैं उसे के, और उससे सॉल्व करते हैं, तो ये आप लोगों के पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। कि भाई सर ने समझाया कि भाई एवरेज ले लेते हैं, इसका मतलब क्या सच में एवरेज आता है क्या? ये तो वर्चुअली समझाया मैंने आपको, एक्चुअली में ऐसा होता भी है क्या वो हम लोग बाय डेरिवेशन देखेंगे। तो ले लो उसका स्क्रीनशॉट बेटा एक बार। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखना, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड रोलिंग, तीनों काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है। यही तीन काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पूरी फिजिक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मोशन। तो मोशन के टाइप्स कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो 3 मोशन के टाइप्स मतलब 3 काइनेटिक एनर्जी होगी, सीधी सी कहानी है। पूरी फिजिक्स में इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी कहीं देखोगे नहीं, यही देखोगे बस घूम फिर के तीनों कहीं ना कहीं। देखो अब नेक्स्ट हेडिंग लगा देते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ गायरेशन। कि भाई ये नई चीज जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ये हमारी टर्मिनोलॉजी आई है, इसमें ये वर्ड है क्या कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है ये समझते हैं। उसका हेडिंग लगाना भाई रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या? लेट सपोज एक नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ये नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, इसमें ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसकी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। क्या होगा? रिजिड बॉडी है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। लेट सपोज ये m1 पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस r1 है, ये m2 पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस r2 है, ये m3 है, इसकी डिस्टेंस r3 है। सेम ऐसा चलता जाएगा और nth नंबर पार्टिकल आएगा जिसका मास होगा mn
एंड डिस्टेंस विल बी rn। तो डिफरेंट डिस्टेंस ले ली हम लोगों ने, डिफरेंट पार्टिकल्स ले लिए। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है कभी भी। अब समझने में दिक्कत है कि ये वर्ड क्या है गायलेशन। तो इसकी डिफाइन क्या होती है बेटा? डिफाइन होती है द रूट मीन स्क्वायर। क्या लेना है? सबसे पहले रूट लेना है, मतलब अंडर रूट। मीन मतलब होता है उसका एवरेज। मीन किसका? स्क्वायर। मीन लेना है स्क्वायर करके, किसका? द रूट मीन स्क्वायर ऑफ different radius of different particle is known as radius of dilation. The root mean square of different radius of different particles is known as radius of dilation. इस वर्ड को समझना, रूट मीन स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग काफी सारी बुक्स में देखोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस भी बोलते हैं बेटा। आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस का जो टर्म है आरएमएस, ये आप लोगों के 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा अल्टरनेटिंग करंट। उस 12th क्लास के चैप्टर में बहुत बार यूज होगा आरएमएस, आईआरएमएस, वीआरएमएस, ईआरएमएस। वहां हम लोग और डिटेल देखेंगे। अभी समझ लो कि रूट मीन स्क्वायर होता क्या है। बहुत इजी सा है, 12th की जरूरत ही नहीं समझने की, अभी आ जाएगा समझ कि रेडियस ऑफ गायलेशन क्या है। डिनोट करते हैं के से। क्या होता है? ये अंडर रूट होता है, ये लगा लिया साहब अंडर रूट। फिर होता है मीन होता है, तो मीन के लिए ये हो गया। स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर किसी ना किसी चीज का होगा, तो किसका होगा? स्क्वायर ऑफ डिफरेंट रेडियस। तो कितनी है? r1, r2, r3, इन सबका स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स। n नंबर पार्टिकल है तो n से डिवाइड कर देंगे। ये आप लोगों के पास में रेडियस ऑफ गायलेशन का फॉर्मूला भी होता है और ये इसकी डिफाइन से आया हुआ है। क्लियर है क्या? आया? समझ में आया? इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। लेकिन ये तो मैंने फॉर्मूला बताया डिफाइन से, आप लोगों की माइंड में आएगा कि सर प्रूफ क्या होता है इसका। देखो बेटा, प्रूफ क्या हो करेंगे इसको हम लोग देखना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके प्रूफ में, देखो, बिकॉज वी नो दैट I इक्वल्स टू एन के स्क्वायर होता है क्या? कब? जब ऑब्जेक्ट जो हो हमारा कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। स्टार्टिंग इसे करेंगे, I इक्वल्स टू एन के स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू डिफाइन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन क्या होती है? कि मल्टीपल ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये m1 किसके लिए डिस्टेंस है? r1 स्क्वायर प्लस m2। तो कितना होगा बेटा? m2 है अगर आप लोगों के पास में, तो ये r2 हो जाएगा। तो m2 r2 स्क्वायर चलता जाएगा प्लस mn rn स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किससे? डिफाइन से। तो एक तो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब? जब डिफरेंट रेडियस हो तब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में जो हम लोग डिफाइन से पढ़ के आए हैं। दोनों ही इक्वेशन में एक दूसरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है। तो क्या हम लोग इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या आएगा? एम के स्क्वायर इक्वल्स टू, इस जगह आई की जगह लिखूं मैं एम के स्क्वायर इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। लिख दिया इस फॉर्म में हम लोगों ने। देखो ये क्या है? टोटल मास, टोटल रेडियस का स्क्वायर। देखो बेटा क्या वैल्यू आएगी इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करें इसको। ये तो हेडिंग है ही है आपकी, देखना
इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो मुझे के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, क्योंकि प्रूव ये करना है मुझे, के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल m। ठीक है, इफ इन सभी पार्टिकल्स का मास सेम हो जाए, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू mn हो जाए, तो टोटल मास जो होगा m वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n पार्टिकल का, होगा ना भाई, किसी भी एक पार्टिकल का मास होगा तो टोटल मास क्या होगा कि n को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा बेटा इससे, k की वैल्यू आ जाएगी, इन सब में से m कॉमन आ जाएगा, तो n r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M को लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्म में m इंटू n। देखो ये m इंटू n से कट गया, तो क्या बच गया, k की वैल्यू आ गई क्या, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया इसको। यस, समझ में आया नहीं आया, बोलो, कोई भी दिक्कत तो बोलो बेटा, Yes, sir. इजी है ना, आ गया सबको समझ में। Yes. तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है कि आपके पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तब तो हमको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट रेडियस होगी, तो उन सबका रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिफरेंट रेडियस जो होगा वही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होने वाला है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें अब motion of an object on the inclined plane। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है किस पर्पस से, न्यूमेरिकल के हिसाब से, कि न्यूमेरिकल के हिसाब से यहां से इक्वेशन आप लोगों का बनता है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बेटा, देखना, एक इंक्लाइंड प्लेन है, सपोर्ट दे दो उसको, यहां पर आपके पास एंगल है थीटा। फिर अगर आप लोगों के पास में इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कर रहा है इस तरीके से, ये मूविंग कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब मूविंग करेगा तो यहां पर आएगा, तो क्या होगा बेटा, एक जब पोजीशन है इसकी, तो जब इस हाइट h पर है ये, तो हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी ये मूविंग करता हुआ पहुंच जाएगा ग्राउंड पे, तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स यहां पर कन्वर्जन हुआ होगा कि टोटल एनर्जी यहां भी क्या रही होगी, कांस्टेंट। वही देखो 6th चैप्टर का डेरिवेशन, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रही होगी, कांस्टेंट रही होगी तो उसमें किसका रोल रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि मोशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस जगह की बात करें तो इस जगह पर ये मूविंग करता हुआ आया है, तो मोशन के यहाँ भी टोटल एनर्जी क्या है, अभी भी कांस्टेंट ही है, लेकिन इस बार पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंच गया, तो ग्राउंड पे पहुंचते ही mgh में से h की वैल्यू जीरो हो गई, पोटेंशियल जीरो हो गया। लेकिन इस बार काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई
और टोटल एनर्जी अभी भी क्या आ गई, कांस्टेंट है, मतलब कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यहां पर अप्लाई हो सकता है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा तो हो क्या रहा है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं होगी, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगी, वो वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म चेंज होगी। तो कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में चेंज हो रही है कि भाई इस पॉइंट पर जो टोटल पॉइंट है वहां पोटेंशियल एनर्जी है, और वही पोटेंशियल एनर्जी जब ग्राउंड पे पहुंची तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गई। ये चीज हम लोगों को यहां से क्लियर आउट हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को समझने में कि इंक्लाइन प्लेन पर कभी भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑन द टॉप पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल ऑन द काइनेटिक विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑन द बॉटम पॉइंट। ये हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं यहां से। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा आपका। क्या न्यूमेरिकल आएगा आपका, ध्यान देने वाली चीज है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल और काइनेटिक का कॉन्सेप्ट इक्वल आ गया। अब काइनेटिक कौन सी होगी, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर पोटेंशियल तो हम लोग आंख बंद करके लिख देंगे कि mgh है, लेकिन काइनेटिक कौन सी होगी सर। तो देखो बेटा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइन प्लेन है, तो ऐसा तो है नहीं कि जस्ट स्लाइड करता हुआ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा रोलिंग करता हुआ आएगा, ऐसा घूमता हुआ आएगा, आएगा क्या, ऐसा रोलिंग करता हुआ आएगा। तो जब रोलिंग करता हुआ आएगा, ऐसे मूविंग करता हुआ, तो कौन सी एनर्जी होने वाली है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अभी भी लिखते हुए आए हम लोग, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। इससे m की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो मूविंग कर रहा है तो क्या निकालना चाहिए, वेलोसिटी। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेलोसिटी आ जाएगी 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लगाओ तो भी ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के पास वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। देखो फर्स्ट चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली कि जो ऑब्जेक्ट मूविंग करता हुआ आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। सेकंड चीज क्या काउंट करनी चाहिए बताओ मुझे, आप लोग बोलो कि सर सेकंड चीज ये भी काउंट कर सकते हैं। भाई मूविंग यहां से टॉप पॉइंट टू बॉटम पॉइंट आएगा, तो बेटा बताओ कोई ना कोई टाइम भी तो लेगा। तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि सर क्या हम लोग इंक्लाइन प्लेन में टाइम भी फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। एनर्जी कांस्टेंट है, तो एनर्जी कैसी है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए न्यूटन इक्वेशन सारी की सारी अप्लाई होती है। देखो 6th चैप्टर में पहुंच गया मैं डायरेक्ट 7th से। 7th अगर आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का आइडिया क्लियर है, मैंने बता रखा है न्यूटन इक्वेशन ऑलवेज अप्लाइड होती है फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए न्यूटन इक्वेशंस कभी भी अप्लाई नहीं होती है। तो ये कंजर्वेटिव है क्या, कैसे पता पड़ा, एनर्जी कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है दैट मींस यहां पर न्यूटन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जब जब न्यूटन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं तब हम लोग t की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। चल रहा है, देखो दिमाग चल रहा है कॉन्सेप्चुअल। अब देखना इक्वेशन कौन कौन सी होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at, एक होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताओ मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए यहाँ पर, बताओ। देखो अगर मुझे टाइम निकालना है, एक तो ये इक्वेशन है, एक मेरे पास ये इक्वेशन है। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ हाइट निकालना है तो हाइट के लिए मैं सेकंड इक्वेशन लगा लूंगा। अगर मुझे केवल डायरेक्ट उस फॉर्म में निकालना है तो मैं ये इक्वेशन लगा लूंगा। देखो तो क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन लगाइए पर, तो बिकॉज वी नो दैट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह हम लोग क्या h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है और फ्री फॉलिंग में है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस हाफ gt स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। तो t की वैल्यू निकालनी है, तो 2h इक्वल्स टू gt स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2h अपॉन g। अगर हम लोगों को यहाँ पर इसकी हाइट गिवन है तो हाइट की वैल्यू लिखते ही g का डिवाइड करेंगे 9.8, कैलकुलेशन इजी करनी है तो 10 लिख लो,
डायरेक्ट आप लोगों के पास में टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में वो नीचे की तरफ मूविंग करता हुआ आएगा। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बोलो यस और नो, आया क्या, समझ में आ रहा है क्या भाई? कोई भी दिक्कत नहीं ना किसी को। तो टाइम निकल जाएगा, हाइट और वेलोसिटी, हम लोगों ने तीनों चीजें यहां पर फाइंड कर ली है। तो ये है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो आता है कि नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फाइंड करने के तरीके हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के नहीं है। नहीं सॉरी, यूनिफॉर्म के पता ही है हम लोगों को, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जो यूनिफॉर्म पता है हम लोगों को, आप लोगों के सिलेबस में प्रूफ नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है। देखना एनसीईआरटी की बुक, आप लोगों के डायरेक्ट प्रूफ दे रखे हैं। तो वही प्रूफ में आप लोगों को कैसे होते हैं डायरेक्ट वैल्यूज, उसकी दिखा देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। यहां उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है यहां पर रिंग। अब रिंग की शेप कैसी होती है? तो रिंग की शेप इस फॉर्म में होता है, 2D डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन। स्फेयर होता है वो 3 डायमेंशन होता है। क्या होगा? अंदर से होलो टाइप होता है। यहां इसका यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा। इसके अराउंड कोई एक्सिस है पास होती हुई, रोटेशन है इसका। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो I आएगा, I इक्वल्स टू mr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ रिंग। क्लियर? नाउ सेकंड आता है यहां पर डिस्क। डिस्क जानते हो आप लोग, सीडी जैसी होती है, सीडी डीवीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है। क्या होता है लोग? इस तरीके से होती है, ये पूरा फिल होता है इसका पोर्शन बाहर वाला। तो यहां सेंटर है, तो इस सेंटर की एक्सिस जो ऊपर वाली होगी वो तो दिखेगी आपको, और जो नीचे वाली होगी वो होगी दिखेगी नहीं क्योंकि वो डॉटेड होगी। तो ये भी, इसका भी निकालना है आपको। तो R है तो 2 पार्ट से डिवाइड है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आता है I इक्वल्स टू mr²/2। टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। थर्ड होता है लॉन्ग रॉड। रॉड है आपके पास में कोई इस तरीके की, ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ गिवन है आपको। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यूनिफॉर्म है तो वही सेंटर पे होगा। इसके अबाउट वही कोई एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है इसका। तो ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इक्वल्स टू ml²/12। ये सारे की सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगी आप लोगों की, मैं आप लोगों को हर एक चीज का कि ये कैसे आया रिंग का, ये कैसे आया, ये हर एक चीज का प्रूव करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, इस वजह से आप लोगों को डायरेक्ट ये मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है ना। तो लॉन्ग रॉड जो होती है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है I इक्वल्स टू ml²/12। फोर्थ होता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर कैसा होता है? वही अंदर से खाली होगा। तो अगर हम लोग सिलेंडर को देखेंगे, जैसे ये सिलेंडर है, मानो मार्कर है, ये सिलेंडर फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल, अंदर से होलो है, तो बाहर से आपको कैसा दिखेगा? एक रिंग जैसा दिखेगा।
तो इसका भी क्या होता है, I इक्वल्स टू mr² होता है, रिंग जैसा ही होता है। तो रिंग का और सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का एक ही होता है। फिफ्थ है कि अगर सिलेंडर सॉलिड हो जाए, सॉलिड सिलेंडर, तो आपको पता ही है कि सिलेंडर सॉलिड हो जाएगा तो एक किस, जैसे ये सॉलिड सिलेंडर है, हमारी तरफ भी सॉलिड है, तो किस फॉर्म में दिखता है आप लोगों को, किस फॉर्म में दिखता है, एक डिस्क की फॉर्म में दिखेगा सर्कुलर, और डिस्क का कितना होता है, I इक्वल्स टू mr²/2। और लास्ट 6 नंबर पे होता है यहाँ पर सॉलिड स्फीयर। स्फीयर 3D शेप होती है, ये स्फीयर है, अंदर से फिल कर रखा है यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास इसका, इसके अबाउट ही रोटेशन हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू 2/5 mr²। ये आप लोगों के पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को गिवन है। कौन कौन से हैं, रिंग है mr², डिस्क है mr²/2, लॉन्ग रॉड है ml²/12, होलो सिलेंडर है mr², सॉलिड सिलेंडर है mr²/2 और स्फीयर है 2/5 mr²। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है बेटा तो बोलो एक बार, किसी को भी कोई डाउट है तो बोल जाओ यहां तक। कोई है किसी को डाउट? नहीं है तो ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, वो न्यूमेरिकल्स अब हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाइम हो चुका है तो कल की क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। पढ़ना बेटा इस चैप्टर को, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ये चैप्टर आप लोगों को डेली पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ नया है आपका। अभी तक जो चैप्टर्स आए आप लोगों के मोशंस इक्वेशंस, मोशंस, न्यूटन्स लॉज, ये सारे के सारे जो थे ना ये आपके कहीं ना कहीं पढ़े हुए थे पहले। नया बिल्कुल जो नया कुछ आया ना बिल्कुल एकदम वो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर आपके आया जिसको आप कुछ आइडिया नहीं था पहले, सब कुछ नया है इस चैप्टर में। तो इसलिए बच्चों को ये चैप्टर सबसे टफ लगने लग जाता है कि अरे हम ये क्या आ गया, जबकि एक्चुअली में टफ नहीं है, चैप्टर इजी है, लेकिन आप लोगों के 1 to 6 के चैप्टर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, कंजर्वेशन लॉस पढ़े हुए होते हैं, फोर्सेस पढ़े हुए हैं आप लोगों के, न्यूटन्स इक्वेशन पढ़ रखी है आप लोगों ने, तो वो फैमिलियर लगता है थोड़ा सा ना। 7th चैप्टर में सब कुछ नया है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, जहां भी डाउट आए मैं हूं आप लोगों के लिए, आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो। ओके, तो अच्छे से पढ़ना, वीडियो में जहां प्रॉब्लम आए देखना एक बार वीडियो, और कल आकर के डाउट पूछना। ओके, गुड डे।